फर्स्ट पॉइंट, पहला जो क्रॉप है, राइट डाउन राइस, उसमें पहला चीज लिखो खैरिफ क्रॉप है। दूसरा है इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस में, ठीक है। लिख लिया? यस। अब देखो, जो राइस होता है सबको पता है कि वो बहुत ज्यादा बारिश वाले इलाके में होता है, करेक्ट। बहुत ज्यादा पानी चाहिए उसके लिए, राइस तब उगता है। तो रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर, 100 to 200 अच्छा खासा रेनफॉल माना जाता है। 200 से ऊपर तो लगातार बारिश मानी जाती है, तो अबव 100 चाहिए राइस को, ठीक है। जो टेम्परेचर है वो कम नहीं होना चाहिए। मीडियम जो रूम टेम्परेचर होता है दैट इज 24, उसको मीडियम टेम्परेचर बोलते हैं। राइस को 25 से ऊपर चाहिए, यानी हमारे रूम टेम्परेचर से ज्यादा चाहिए, यानी कुल मिलाकर के गर्मी और ह्यूमिड एटमॉस्फेयर चाहिए इसको बहुत ज्यादा। और यही रीजन है कि ये ह्यूमिड एरियाज में, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो या उड़ीसा, तभी कोस्टल एरियाज होता है, अच्छा खासा वहां पर उगता है। टेम्परेचर याद रखना है, टेम्परेट एरिया का क्रॉप बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसका मीन टेम्परेचर 25 से ऊपर होता है। वहीं वीट का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, क्योंकि हमारे यहाँ भी वो सर्दियों में ही उगाया जाता है, क्योंकि उसको कम टेम्परेचर चाहिए। और वीट टेम्परेट जोन की में अच्छा पैदा होता है। इसीलिए जो हमारा जो नॉर्थ अमेरिका यानी यूएस है, नॉर्थ अमेरिका में जो कंट्री है यूएस, इट इज अ बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ वीट। वहां बहुत ज्यादा वीट उगता है, वहां पर क्लाइमेट ही इतना अच्छा है वीट के लिए, ठीक है। हम वीट खाते सबसे ज्यादा है, बट हमारे यहाँ ना तो हाई क्वालिटी वीट पैदा होता है, और ना ही समर्स हमारे लिए फीजिबल है वीट उगाने के लिए, समझ गए। हम वीट उगाते हैं विंटर्स में। राइस के लिए याद रखना है कि रेनफॉल अबव 100 चाहिए, टेम्परेचर अबव 25 चाहिए, कर लोगे। अभी एरिया सबको पता है, मैक्सिमम राइस प्रोडक्शन के क्या होंगे। वेस्ट बंगाल, ये है राइस एरिया। जहां जहां ज्यादा ग्रीन दिख रहा है ये पूरा इलाका, इसमें जो भी नाम दिख रहा है सब लिख लो, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्रा, हर जगह उगता है, ठीक है। राइट डाउन वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा, कोस्टल एरियाज, ठीक है, लिख लिया? यस मैम। अगला राइस के बाद हम लिखने वाले हैं वीट के बारे में। डालो हेडिंग वीट। वीट के आगे लिखना है कूल ग्रोइंग सीजन, ब्राइट सनशाइन, 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल, यानी राइस से कम है रेनफॉल इसको, इसलिए सर्दियों में उगाया जाता है। फुल ग्रोइंग सीजन चाहिए, ठंडे टाइम पे उगेगा। ब्राइट सनशाइन चाहिए, पकने के टाइम पे पानी नहीं बरसना चाहिए वीट में, वरना सड़ जाएगा, ठीक है। ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, अगर याद है तो हम अक्टूबर नवंबर में इसको बोते हैं, और जब ये पकता है तो मार्च अप्रैल का टाइम होता है, उस वक्त इंडिया में बारिश नहीं होती, करेक्ट। इट्स ब्राइट सनशाइन इट गेट्स। टू इम्पोर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन जो है वो है गंगा सतलज और डेक्कन, काठियावाड़ी गेहूं बोलते हैं जिसको। तो इंडिया में दो जगह होता है, प्लेन्स में यानी यूपी बिहार हरियाणा पंजाब इधर होता ही है, डेक्कन में भी होता है। ये इम्पोर्टेंट एरियाज हैं, कोई भी नाम लिख लो, नॉर्थ इंडिया के सारे ठीक हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, बीमारू स्टेट्स, एंड पंजाब और हरियाणा उधर होता है, ठीक है। बीमारू याद रखो, बिहार, मध्य प्रदेश और ये बी आई में लिख लोगे ना, बीमारू पता है ना। बी आई फॉर बिहार, एम ए फॉर मध्य प्रदेश, और यू फॉर उत्तर प्रदेश। लिख लिया?
4 पॉइंट है। कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए, ब्राइट सनशाइन चाहिए, 50 to 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल चाहिए। ओके, अगला जो है वो है मिलेट्स। ठीक है, ज्वार, बाजरा और रागी ये इंपॉर्टेंट मिलेट्स हैं जो इंडिया में उगाए जाते हैं। मिलेट्स इज अ कॉमन टर्म फॉर दी हार्ड सीरियल्स, जो कि हार्ड होता है खाने के लिए, उसको मिलेट बोलते हैं। ठीक है, हार्ड सीरियल्स या कोर्स ग्रेन्स दोनों सेम ही चीज है। तो जो कॉमनली इंडिया में उगते हैं वो है ज्वार, बाजरा और रागी। अगर मिलेट्स पहचानने के लिए आता है एमसीक्यू में तो इनके नाम याद रखने हैं। एक और इम्पोर्टेंट है पॉइंट इसमें ये लिख लेना है कि रागी बहुत ज्यादा आयरन में रिच होती है, कैल्शियम में भी रिच होती है। तो हो सकता है पूछ ले विच ऑफ दीज कोर्स ग्रेन इज इम्पोर्टेंट इन आयरन, इज क्या है, विच ऑफ दीज कोर्स ग्रेन हैज आयरन, तो उसमें आपको रागी लिखना पड़ेगा। ठीक है, ज्वार जो है वो भी थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप है एरिया प्रोडक्शन में, यानी ज्वार, बाजरा और रागी में बहुत ज्यादा आयरन है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यूज की अच्छी होती है, और ज्वार सबसे ज्यादा थर्ड क्रॉप है, सबसे ज्यादा उगाई जाती है एरिया के रिस्पेक्ट में। ओके, इतना और जानना नहीं है। तो मिलेट्स है, मिलेट्स हर एरिया में उगता है, यानी जितना भी एरिया जहाँ पर पानी कम बरसता है वहां भी मिलेट्स हो जाएगा। महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा, मध्य प्रदेश, सब जगह मिलेट्स होता है। ठीक है, पॉइंट्स ऐसे बनाने हैं। Millets are also known as coarse grain. Second point, jowar, bajra and ragi are the important millets grown in India. Third point, ragi is rich in iron. Fourth point, major areas are Maharashtra, Karnataka, Andhra. ठीक है, लिख लिया। यस। अब इसमें ये जो इतना फालतू का लिखा हुआ है इन सब की जरूरत नहीं है, ये सब इसको काटो, मेरे पास वो नहीं है वरना मैं काट देती। ठीक है, लेकिन ये सब फालतू का लिखा हुआ है, इसमें कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, इसमें एक एक का ऐसे डिटेल में बताया कि बाजरा सैंडी सॉइल में भी उग जाएगा, ब्लैक सॉइल में भी उग जाएगा। जब पता चल गया है कि मिलेट हर सॉइल में उग जाता है, समझ गए, न्यूट्रिशन दे दो, ज्यादा दे दो, कोई फर्क नहीं है। इतना कॉमन सेंस लगाना है कि मिलेट्स कहीं भी उग जाएगा। भाई इसीलिए मिलेट्स इतने फेमस हैं, बिकॉज दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, पानी भी कम लेते हैं, फर्टिलाइजर भी कम लेते हैं, समझ गए, किसी भी सॉइल में उग जाते हैं। तो कॉमन याद रखना है। तो हर एरिया में हो भी जाएंगे ऑब्वियसली, तो कोई भी नाम लिख दोगे मिलेट्स के लिए गलत नहीं होगा, बट नॉर्थ ईस्ट मत लिख देना, वहाँ बारिश बहुत ज्यादा होती है, इतना नहीं ले पाएगा मिलेट्स, इतने में तो इतने भारी बारिश में मिलेट्स पैदा नहीं होते। तो उसके अलावा कुछ भी लिख दोगे, कर्नाटका, महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, सब सही हो जाएगा उसमें। कहीं कहीं तो अरुणाचल भी सही है मेरे हिसाब से। चलो अगला क्रॉप है मेज, मक्का। कहाँ होगा ज्यादा, ये तो अपने यूपी में ही इतना ज्यादा होता है, बारिश में कितने भुट्टे खाते हो तुम लोग। ये जो क्रॉप है इसको फूड की तरह भी यूज किया जाता है और फॉडर की तरह भी यूज किया जाता है। ठीक है, ये एक खैरिफ क्रॉप है, पहला पॉइंट तो ये लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, इट्स अ खैरिफ क्रॉप। सेकेंड पॉइंट, टेम्परेचर 21 to 27, या तो ना ज्यादा गर्मी चाहिए ना ज्यादा ठंडी चाहिए, बीच का सिस्टम है इसका। तो जैसे गेहूं को चाहिए ठंडी और चावल को चाहिए अबव 25, मेज बीच में है 21 to 27, यानी 21 to 27। फर्स्ट पॉइंट खैरिफ क्रॉप, सेकेंड है
मीन टेम्परेचर बिटवीन 21 to 27। थर्ड पॉइंट है इसमें, मेजर एरिया है यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, 4 लिख लो। सारे क्रॉप्स के लिए जो स्टेट्स कॉमन हो वो याद रख लेना, उससे क्या होता है एक ही 2 स्टेट याद करके सारे क्रॉप कवर हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, वो लिखा हुआ है कि HYV सीड्स लगा के, फर्टिलाइजर लगा के ज्यादा प्रोडक्शन होता है, तो वो तो हो ही जाएगा। HYV सीड्स और फर्टिलाइजर को लगा के ज्यादा प्रोडक्शन बस पल्सेस के केस में नहीं हुआ है, उसमें इतना ज्यादा बेनिफिट देखने को नहीं मिला दालों में। उसके अलावा सारे क्रॉप्स में, राइस में, मेज में HYV सीड्स लगा के अच्छा प्रोडक्शन किया जा सकता है, ठीक है। ये है हमारे व्हीट प्रोड्यूसिंग एरिया, सबको पता है, ये देखो दिख रहे हैं। दिस इज पंजाब, दिस इज हरियाणा, दिस इज यूपी, दिस इज राजस्थान, दिस इज मध्य प्रदेश, दिस इज ऑल्सो राजस्थान, दिस इज हिमाचल प्रदेश, दिस इज उत्तराखंड। ये सारे मेजर एरियाज हैं, ठीक है, यहाँ पर उगता है व्हीट। तो व्हीट याद रखना है, ऐसे नीचे का ये वाला रीजन नहीं लिख देना है। अगर गुजरात भी लिखोगे तो ये वाला, गुजरात सही हो सकता है, महाराष्ट्र सही होता है, कर्नाटका नहीं जाना है साउथ में, ठीक है, व्हीट लिखते हो। व्हीट में ये देखो कौन कौन सा एरिया नहीं लिखना है, उसका नाम, बस उसके अलावा कुछ भी लिखोगे सही है। फिर है पल्सेस, डालो पल्सेस। पल्सेस में फर्स्ट पॉइंट है कि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, यानी सबसे ज्यादा उगाते भी हम ही हैं और सबसे ज्यादा खाते भी हम ही हैं। सेकेंड पॉइंट है कि ये लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं, सो दे हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। अरहर की दाल नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम नहीं करती, ठीक है, लेकिन ये इतना डिटेल में पूछने की नहीं है, केवल यहाँ लिखा हुआ है। सारी की सारी जो दालें होती हैं, दे हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन बैलेंस करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन लेकर के उसके, क्योंकि सॉइल में NPK चाहिए होता है, तो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन लेकर के उसको अमोनियम बना करके वो ट्रांसफर कर देती है सॉइल में, प्लांट उसको यूज कर लेता है, ठीक है, तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। लेकिन जो तुर यानी अरहर की जो दाल होती है, इट डजंट हेल्प इन इट, बट वो हमें इतना डिटेल में नहीं जाना, हमें बस ये पता होना चाहिए कि लेग्यूमिनस जो क्रॉप्स होती है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है, ठीक है। लेग्यूमिनस क्रॉप्स दे हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। आई होप सबको पता है नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, पता है? यस मैम। नहीं पता तो साइंस वाले सर से कंसल्ट कीजिए प्लीज। मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग एरियाज में भी हमारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश को दालों में लिख सकते हो, मक्के में लिख सकते हो, शुगर केन में लिख सकते हो, मेज में लिख सकते हो, राइस में भी लिख सकते हो, माइनर एरियाज में, मेजर एरियाज में नहीं होगा, बट राइस में भी काम आ जाएगा। तो ये 2-3 स्टेट हर ऑलमोस्ट 4-5 क्रॉप्स के लिए एग्जाम्पल के तौर पर आ सकते हैं। तो इसमें भी लिख लो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सब जगह यूज हो रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो सीरियल क्रॉप्स हैं वो खत्म हो गई हैं, ग्रेन्स खत्म हो गए हैं, यानी ग्रेन्स के बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम खाते हैं, बट हम एग्रीकल्चरल जो ग्रेन्स को हिंदी में क्या बोलेंगे? समझ गए ना, ग्रेन्स खत्म हो गए हैं और फूड क्रॉप्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे जो और फूड क्रॉप्स जो हम यूज करते हैं वो है शुगर केन। तो हेडिंग डाल लो फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन, पहला शुगर केन। शुगर केन जो है वो हॉट और ह्यूमिड में होता है, ये एकदम राइस के जैसे है। टेम्परेचर 21 से लेके 27 तक लेगा। एनुअल रेनफॉल ये सेम स्पेसिफिकेशन आई थिंक पल्सेस के लिए भी यूज होता है। शुगर केन का भी सेम स्पेसिफिकेशन है, आई थिंक ये मेज का है ना, सेम स्पेसिफिकेशन मेज का है।
तो शुगर केन को भी 21 से 27 का टेम्परेचर चाहिए, ना गर्म है ना ठंडा है। एनुअल रेनफॉल, इसको राइस को सबसे ज्यादा चाहिए अभी तक अबव 100, उसके अलावा मेज को भी 75 to 100 में काम चल जाता है, व्हीट का भी 75 to 100 में काम चल जाता है, शुगर केन का भी 75 to 100 में काम चल जाता है। इतना पानी नहीं चाहिए। शुगर 75 to 100 का मतलब बेटा नॉर्मल बारिश, मतलब बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, डेसीडुअस एटमॉस्फेयर जैसे हमारे इधर होती है, उतने में काम हो जाता है। ठीक है, तो यानी बेसिकली 75 to 100 मीन्स यूपी, इसलिए सबसे ज्यादा यूपी में ही होता है शुगर केन, मक्का भी यूपी में होता है। ठीक है, इरिगेशन इज रिक्वायर्ड इन द रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल, अगर कहीं पर बहुत कम बारिश हो रही है तब तो इरिगेशन देना पड़ेगा शुगर केन को, अदरवाइज नहीं है। और ये बहुत सारी सॉइल्स में उगाया जा सकता है, इसलिए ये भी कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता है कि किस सॉइल में शुगर केन उगती है, बिकॉज ऑलमोस्ट हर तरह की क्रॉप में हो सकता है। अब देखो कुछ चीजें है ना वो बाई कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पूछ दे कि वीट किस सॉइल में होगा, तो अगर वीट यूपी बिहार इस एरिया में हो रहा है तो एलुवियल सॉइल में ही होगा, करेक्ट। तो अगर ऑप्शन कभी टिक करना आ ही जाए तो मोस्ट सेंसिबल ऑप्शन लगाना चाहिए। उसी तरह राइस में कोई पूछेगा तो डेल्टाइक एलुवियम में राइस भी होता है, लेकिन इस तरह क्वेश्चन आएंगे नहीं। बट अगर कभी इक्के दुक्के आ जाए क्वेश्चन, क्योंकि पता नहीं पहली बार बोर्ड ऑब्जेक्ट ले रहा है, इन्फॉर्म्ड अगर पढ़ा लिखा रहोगे तो इन्फॉर्म्ड गेस अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए, तुक्का नहीं लगाना है वहां पर। ठीक है, जब कुछ ना बचे तब तो तुक्का लगाओगे ही फिर तो। शुगर केन जो है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों तरह की क्रॉप है, यानी वो ट्रॉपिक्स पे भी उगती है और सब ट्रॉपिक्स यानी ट्रॉपिक्स के ऊपर वाले एरिया में भी उगती है। ठीक है, लिख लिया। शुगर केन के लिए आई थिंक जरूरत नहीं होगी, अगेन यू कैन राइट डाउन यूपी एंड देन यू कैन राइट डाउन बिहार, देन यू कैन राइट डाउन पंजाब। ठीक है, महाराष्ट्र इज ऑल्सो शुगर प्रोड्यूसिंग, अच्छा प्रोड्यूसर। अब शुगर से क्या बनता है? शुगर से सबको पता है, शुगर से गुड़ बनता है, गुड़। हैव यू सीन ब्राउन वन? Yes, ma'am. जैगरी भी बोलते हैं उसको। फिर उसके अलावा खंडसारी, आई हैव नेवर सीन इट बट आई नो द नेम। खंडसारी बनता है, मोलिसिस बनता है। मोलिसिस आई थिंक शुगर केन के जो बच जाते हैं ना, वो गन्ने के जूस वाली मशीन में गन्ने का जूस निकाल के जो पीछे का बच जाता है ना, ऐसे ढेर सारा बचते जाता है, बचते जाता है, बचते जाता है, तो मोलिशियस, तो उससे बायोडीजल बनाने लग गए हैं आजकल लोग। तो ये भी निकलता है शुगर से। ठीक है, तो ये टर्म अगर कहीं दिख जाए तो इस डीजल याद रखना इससे, और फिर शुगर याद कर लेना। तो वो लोग कि मैम मोलिसिस से डीजल बनता है, यानी वो सारी चीजें जिनमें सुक्रोज का कंटेंट ज्यादा है, क्या उससे डीजल बनेगा? करेक्ट। जिनमें सुक्रोज का यानी शुगर का कंटेंट ज्यादा है जिन चीजों में, उनसे हम इजिली बना सकते हैं जो अभी हम बायोडीजल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए बहुत सारी ऐसी चीजें यूज की जा रही हैं जिनमें शुगर है और या स्टार्च है, जैसे कि पोटैटो। एनीवे, चलो भाई आगे चले। अरे हाँ ना बोलोगे तभी तो पता चलेगा। 3-4 पॉइंट Yes. लिखे होंगे। शुगर केन में हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में होता है, 21-27 डिग्री टेम्परेचर, 75 to 100 रेनफॉल, और फिर एरिया का नेम। कुछ एक्स्ट्रा होगा तो मैं खुद ही बताऊंगी। अगला है ऑयल सीड। ऑयल सीड जैसे मस्टर्ड। ऑयल सीड मतलब तेल तो किसी भी चीज से बन सकता है बेटा। मस्टर्ड का मतलब सरसों का तेल, कोकोनट का मतलब गरीक का तेल, सीसेम का मतलब तिल का तेल, सोयाबीन का तेल, कैस्टर सीड्स का तेल, कॉटन जिस रुई वाला जो कॉटन होता है उसके सीड्स का ऑयल भी निकलता है, फिर सनफ्लावर का भी ऑयल निकलता है। लिनसीड तिलहन ये क्या है? मैंने पता नहीं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा इसका। यानी टेक्निकली हर चीज से तेल निकाला जा सकता है। ठीक है, बहुत सारे टाइप के पाम ऑयल अभी तो यहाँ लिखा नहीं है, उससे भी बनता है। बहुत ऑलमोस्ट मतलब बहुत सारी क्रॉप्स हैं जिनसे हम ऑयल निकालते हैं। हम ऑलिव भी नहीं लिखा। हम लिनसीड तो वो है ना जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं वाले। पता नहीं, मुझे हिंदी तो इनकी पता नहीं है लिनसीड क्या। अलसी जिसे कहते हैं I guess. हाँ हाँ हाँ, सही कह रही हो, सही कह रही हो, करेक्ट। अलसी, इसके लड्डू वड्डू भी बनते हैं आई थिंक।
लास्ट टाइम मैंने देखा था, मैं भूल गई। लिनसीड अलसी का तेल है, तो ये सब हमारे यहाँ मिलता है इंडिया में, डोंट वरी। हम लोग केवल एक मस्टर्ड ऑयल को देखते हैं, बट अभी कभी अगर थोड़ा बहुत धारा वारा ब्रांड वगैरह पे ध्यान दोगे तो बहुत सारे ऑयल बेच रहे हैं वो लोग आजकल। सनफ्लावर ऑयल भी बेच रहे हैं, सोयाबीन ऑयल भी बेच रहे हैं, ये 3-4 तो हमने देखे हैं। कोकोनट ऑयल साउथ में होता है। उसके अलावा लिनसीड और कॉटन सीड्स कम देखने को मिलता है, बट इट इज ऑल्सो वेरी हेल्दी। ठीक है, इतने टाइप के तो ऑयल हैं, और ये सारे एडिबल ऑयल्स होते हैं। ऑयल्स में तो इतना कुछ डिटेल में पढ़ने वाला है नहीं, ऊपर वाला तो सब ऐसे ही है। क्या है देखें भाई, ऑयल्स का यूज सोप, कॉस्मेटिक्स और ऑइंटमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। जिसको अंडरलाइन करना है बुक में वो यहाँ कर ले, यहाँ से लिखना शुरू करो। ग्राउंड नट इज अ खैरिफ क्रॉप, ठीक है, यानी जो मूंगफली है वो खैरिफ क्रॉप है, यानी वो मानसून के सीजन में उगती है। और जितनी भी ऑयल सीड प्रोड्यूस की जाती है उसमें 50% ग्राउंड नट होती है। ठीक है, गुजरात जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट है, ये लिख लो सेकंड। ठीक है, सो ऑयल सीड्स में तुम्हें ज्यादा नहीं लिखना है। ऑयल सीड्स में हर कितने तरह का ऑयल होता है, इससे तुम अगर पूछ ही ले कभी कि ऑयल सीड्स के बारे में लिखो तो इतना लिख सकते हो कि ऑयल प्रोड्यूस्ड इन इंडिया आर मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट, सोयाबीन, जो याद आ जाए। ठीक है, these are all edible oils. They are used in the manufacturing of soap, cosmetics and ointment as well. And then the major um, ऑयल सीड प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इज ग्राउंडनट, इट इज अ खैरिफ क्रॉप। इतने में 2-3 नंबर का आंसर बन जाएगा, बट हमें 2-3 नंबर आई थिंक इससे पूछेगा नहीं, बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में पूछने के लिए। तो हमें अपने नोट्स में शॉर्टेस्ट पॉसिबल लिखना है। सो वील राइट डाउन ग्राउंडनट इज अ खैरिफ क्रॉप। गुजरात जो है वो सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है ग्राउंडनट का। ठीक है, उसी के साथ जो मस्टर्ड है, मैंने पहले ही बताया था कि मस्टर्ड और व्हीट इट इज अ राबी क्रॉप। तो मस्टर्ड इज अ राबी क्रॉप। सीसेम इज अगेन खैरिफ क्रॉप, बट ठीक है मत लिखो इसको, कैस्टर का इतना नहीं है। ठीक है, लिख लिया, 2-3 पॉइंट ही लिखना है। ग्राउंड नट इज अ खैरिफ क्रॉप, गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट, मस्टर्ड एंड लिनसीड, अलसी भी लिख लो, मस्टर्ड एंड लिनसीड दे आर राबी क्रॉप्स। लिख लिया, अगला टी। हो गया, यस Yes, ma'am. मैम। एक सेकंड। 2-2, 3-3 पॉइंट है, इनको रोज पढ़ना है, इन्हीं में से आएंगे एमसीक्यूज तुम्हारे। मैम हो गया। ठीक है, अगला है टी। देखो टी मैंने पहले ही बताया था कि टी का ऐसा तो है नहीं कि क्रॉप उगाया और फिर जड़ से उखाड़ के अगला फिर नया क्रॉप उगा देंगे 3 महीने के बाद। तो इट इज अ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, करेक्ट। इसका प्लांट लगा रहता है और उसमें से पत्ती तोड़ तोड़ के हम चाय बना लेते हैं, फिर अगला फिर वेट करते रहते हैं कि नहीं। तो टी इज अ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, फर्स्ट पॉइंट तो यही याद होना चाहिए, लिख लो। अगर पूछ देगा इन विच ऑफ द वन इज अ प्लांटेशन क्रॉप, और 2-3 लिख दिया, वीट, राइस, मस्टर्ड और टी, फिर उसमें भूलने लग जाओगे। ठीक है, फिर लिखो ग्रोज इन डीप एंड फर्टाइल एंड वेल, इट ग्रोज इन डीप फर्टाइल वेल ड्रेन्ड soil which is rich in humus and organic matter। यानी टी उगाने के लिए ऐसा सॉइल होना चाहिए जिसमें ह्यूमस कंटेंट ज्यादा हो। नॉर्मली ह्यूमस का मतलब क्या होता है, जो पेड़ों से पत्ते झड़ते वड़ते हैं और जो और भी तरह का मटेरियल जो अर्थ के ऊपर पड़ा रहता है उसे हम ह्यूमस बोलते हैं। फिर क्या होता है, ऑर्गेनिक बैक्टीरियाज होते हैं, वो ह्यूमस को डिग्रेड कर देते हैं और फिर सॉइल का पार्ट बना देते हैं। बट जो सॉइल ह्यूमस में रिच रहती है, यानी ऑर्गेनिक मैटर जिसमें बहुत ज्यादा रहता है, वो टी प्लांट के लिए बढ़िया रहती है। ठीक है, तो टी जो है वो ऐसे सॉइल में उगता है जो कि वेल ड्रेन्ड हो, यानी पानी भी अच्छा चाहिए, फर्टाइल हो और डीप हो कि प्लांट का जड़ जा सके, तो डीप होनी चाहिए।
फर्टाइल होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, एट द सेम टाइम उसमें ह्यूमस भी ज्यादा होना चाहिए। इतना डिटेल में लिखेगा नहीं, ह्यूमस वाला पॉइंट याद रखो, बाकी फर्टाइल सॉइल चाहिए, दैट्स इट। ठीक है। उसके अलावा जो है पूरे साल देखो जहां भी टी उगती है ना वहां पर कहीं फ्रॉस्ट यानी पाला नहीं पड़ता। टी ऐसे एरिया में उगता है जहां पर वेट कंडीशन होती है बट फ्रॉस्ट नहीं हो, यानी पूरे साल पर उसको फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, यानी ऐसा जहां पर परमानेंट स्नोफॉल होता रहता है, ऐसे एरियाज में टी नहीं हो पाएगा। ठीक है। उसके अलावा टी इंडस्ट्री के बारे में ये तो सबको ही पता है कि ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, करेक्ट। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसमें लेबर्स की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है, समझ गए। यानी टी गार्डन्स में से टी कलेक्ट करने कौन जाएगा, लेबर्स ही जाएंगे। टी लीव्स उठा उठा करके, देखा नहीं वो फोटोज में बड़ी सी डोलची बांधे रहती है पीछे गर्ल्स, पत्तियां तोड़ तोड़ के उसमें डालते रहते हैं। ये पहला तो वो लेबर इंटेंसिव। फिर जब टी की फैक्ट्री में जाते हैं तो उसमें भी बहुत सारा काम होता है, पहले लीव्स को ड्राई करना, फिर उनको मशीन में डालना, क्रश करना, पता नहीं कितना बड़ा प्लांट होता है, अलग अलग जगह रिफाइन करना, जो सबसे बढ़िया क्वालिटी का टी है उसको अलग पैक करना, छोटी क्वालिटी का। आई हैव बीन टू दैट प्लांट। मैं दार्जिलिंग में गई थी तब मैंने टी प्लांट देखा था, तो बहुत बड़ा प्लांट होता है, बहुत सारी, जो हमें लगता है कि इतना आसान है और इतना रिफाइंड, उतना हाइजीनिक उतना होता नहीं है। बहुत सारी पत्ती सुखा देते हैं ऐसे, बड़ा सा टैंक होता है ऐसे सोसाइटी जितना, हाफ बड़ा होगा ही, उसमें सूखती रहती है लीव्स जो होती हैं, फिर धीरे धीरे से वो मशीन में लेते हैं, बहुत गर्म मशीन होती है, उसको क्रश किया जाता है, पाउडर पेस्ट बन जाता है, फिर ड्राई करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है। उसमें छन्नी लगी होती है, जो बड़े वाले मॉलिक्यूल्स आते हैं उसको अच्छी टी में रखा जाता है, छोटी वाली जो रिफाइंड होती है वो सस्ते पैकेट्स में कन्वर्ट किया जाता है। बहुत बड़ा है, कुल मिलाकर के ढेर सारे लेबर की जरूरत इसमें पड़ती है। अगर कभी शॉर्ट नोट आ जाए तो टी में ऑब्वियसली ये सब लिख देना है कि स्किल्ड लेबर चाहिए, चीप लेबर चाहिए इसको। और ये जो टी होती है वो अब आप कुछ टाइम तक ही टी की पत्ती में से टी निकाल सकते हैं, यानी आपका जो जहाँ पर टी गार्डन होता है, आपका मशीनरी या प्लांट उसके आसपास ही होना चाहिए। यही रीजन है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ से लेबर्स को पकड़ के ले जाते थे प्लांटेशन में, वहीं पर उनसे काम करवाते थे और टी का रिफाइनिंग वहीं होता था, है कि नहीं। ना वहां से पत्ती लाके यहाँ भी कर सकते थे बट वो पॉसिबल नहीं है। आपको जो टी का प्रोसेसिंग होता है वो टी गार्डन के अंदर ही करना होता है ताकि उसकी फ्रेशनेस मेंटेन रहे, अदरवाइज टी अच्छी नहीं बनेगी, फ्लेवर ही नहीं आएगा। मेजर टी प्रोड्यूसिंग एरियाज पता है, आसाम, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, ये सब। आसाम लिख दो, सिक्किम लिख दो, सब ठीक है, वेस्ट बंगाल लिख दो, तो ये 3 चलेगा। उसके अलावा साउथ में केरला और तमिलनाडु, वो जो आता नहीं है ब्रू गोल्ड कॉफी का एड, कर्नाटका में ही है वो भी चलेगा। ठीक है। अभी इंडिया आई थिंक इज द सेकेंड लार्जेस्ट, अभी भी इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट ही है टी में, चाइना फर्स्ट पे अभी भी है आई थिंक। फिर अगला है कॉफी। इंडिया की जो कॉफी है वो पूरे वर्ल्ड, लिख लिया, लिख लो जल्दी भाई, लिखना है तो। लिख लिया मैम, लिख लिया। ओके। इंडिया की जो कॉफी है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। किस चीज के लिए फेमस है? क्वालिटी के लिए। इंडिया की जो वैरायटी है उसका नाम है अरेबिका। क्या नाम है इंडिया की, लेकिन नाम है अरेबिका, क्योंकि ये इनिशियली यमन, वहां पर अरब्स रहते हैं, जो रीजन है हमारा मिडिल ईस्ट वाला, यमन लेकर के पीपल, यमन से ये आया था, फिर आकर के हमारे कंट्री में ये प्रोड्यूस होने लगा ये वैरायटी। ठीक है। दिस वैरायटी इज इन ग्रेन डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये अरेबिका का काफी अच्छा डिमांड है पूरे वर्ल्ड में। इनिशियली इट्स कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन बाबा बूदान हिल्स, जो कि कहाँ है? कर्नाटका। ये ब्रू गोल्ड वाले, ये देखो ऐसा, ये है, इसमें से बड़े बड़े पेड़ निकलते हैं। तो ये बाबा बुदान हिल्स में होती थी, आज भी वहां की जाती है, नीलगिरी में की जाती है, कर्नाटका में, केरला में और तमिलनाडु में। ठीक है। अरेबिका, तो इसमें एक पॉइंट निकला कि अरेबिका वैरायटी ऑफ इंडियन कॉफी is famous in the world for its good quality. It is grown in Baba Budan Hills, Karnataka.
लिख लिया? यस। हम दो अगला हॉर्टिकल्चर है। इंडिया अभी भी सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स का और वेजिटेबल्स का वर्ल्ड में, 16 में भी था। ठीक है, तो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम ही उगाते हैं। ठीक है, हर तरह का फ्रूट उगाते हैं, मैंगो ले लो, बनाना ले लो, छोड़ो इसको। ठीक है, लिख लोगे ना? अगर आएगा हॉर्टिकल्चर क्रॉप कश्मीर से, अब तुम लोगों को कैसे लिखना है ये, बस फर्स्ट लाइन यही होनी चाहिए, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। कहाँ कहाँ उगता है सबको पता है। केले के पेड़ कहाँ है सबसे ज्यादा? अरे केले के पत्ते में कहाँ खाना मिलता है? साउथ इंडिया। बस जहां उगेगा वहीं ना केले का पत्ता सबसे ज्यादा यूज होगा। केरला में बनानाज होते हैं, नागपुर में ऑरेंजेस होते हैं, और कहाँ होगा? एप्पल्स किधर होते हैं? कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। अखरोट वगैरह भी वहीं लिख लेना। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो, 2-3। ठीक है, बहुत है उतना। ऑरेंजेस नागपुर में, बनानास केरला में, और लीची गुआवा यूपी में होता है, और उसके अलावा बस एप्रिकॉट एंड वॉलनट जम्मू एंड कश्मीर में होता है, और एप्पल जो होता है वो हिमाचल में होता है, एप्पल पियर। ये सब ऑलरेडी पता है ना तुम लोगों को। नागपुर के ऑरेंजेस बहुत फेमस हैं, एक नाम ही है अल्फोंसो। किसने इंट्रोड्यूस किया बताओ अल्फोंसो मैंगो? नाम से क्या लगता है? पोर्टुगीज लेके आए। नागपुर में ऑरेंजेस, बनाना केरला, लीची एंड गुआवा यूपी, एप्रिकॉट वॉलनट जम्मू एंड कश्मीर, एप्पल्स हिमाचल, सेब के बागान। ठीक है, हो जाएगा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। यस। इट्स इजी ओनली, कभी पूछेगा नहीं, इतना नहीं पूछ सकता, इतना स्टूपिड क्वेश्चन नहीं पूछ। आगे नॉन फूड क्रॉप्स। अरे ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है, अगली क्लास में करेंगे इसको। अभी तक जो पढ़ा देखते हैं क्या पढ़ा इसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग describes the system of agriculture where a single crop is grown on the large area? बताओ। प्लांटेशन। प्लांटेशन, लार्ज एरिया में सिंगल क्रॉप प्लांटेशन में उगाई जाती है। Which one of the following is a rabi crop? ये देखो पूछ लिया इन्होंने। ग्राम। ग्राम। अगला है which one of the following is a leguminous crop? मैम पल्सेस। Pulses. Name one important beverage crop. नेम वन स्टेपल क्रॉप ऑफ इंडिया। वीट के बारे में लिख देना इसमें। इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप पूछिए, टी के बारे में लिख देना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, समझ गए? टी या कॉफी में से कुछ भी लिख सकते हो। स्टेपल क्रॉप में तुम वीट और राइस। ये तो हमारे एमसीक्यूज के लाएगा ना, तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। यही आएंगे कि मतलब एमसीक्यूज में क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, आएगा कि यूपी और बिहार में सबसे ज्यादा कौन सा क्रॉप प्रोड्यूस होता है इनमें से, फिर लिख देगा उसमें कि कॉटन। ऐसे फालतू फालतू के आंसर जो हो ही नहीं सकते, तो उसमें वीट या राइस कोई आंसर होगा, चूज करना होगा, समझ गए? या फिर ये पूछेगा कि वीट कौन सा क्रॉप है। ऐसे इजी इजी क्वेश्चन ही आएंगे। राइस को कितना टेम्परेचर चाहिए, मिलेट्स क्यों ये इम्पोर्टेंट। उनका फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ज्योग्राफिकल कंडीशंस कॉपी का लिखा ही नहीं है, ठीक है ही लिखा है। इसमें तो ज्योग्राफिकल कंडीशंस रिक्वायर्ड है क्वेश्चन 2 के फर्स्ट पार्ट में, उसमें कॉफी का दिया ही नहीं है, सिर्फ ठीक ही दिया है। टी के लिए, कॉफी के लिए सेम कंडीशन है जो टी के लिए, दोनों प्लांटेशन में ही होती है। ओके मैम। सेम लिख देना। सेम ही चीज चाहिए, फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, कूल क्लाइमेट चाहिए, सेम चीज कॉफी को भी चाहिए जो टी को चाहिए। ओके ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस।